आपको मेरा एक बार फिर से प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। बात बिहार की होगी क्योंकि चल रहा है बिहार और उठ रहे हैं सवाल, इसलिए आज का सवाल लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि आज के सवाल में सवाल पूछेंगे कि आखिर बिहार इतना क्यों जल रहा है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और बिहार के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार को जला रही है, और यही बात बिहार के उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन बंगाल से लेकर बिहार तक आखिर ये जलती हुई तस्वीरें क्यों आ रही हैं, आज सवाल पूछेंगे। कुछ राजनेता हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर बिहार के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें सबसे पहले दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि आखिर इस वक्त बिहार विधानसभा के अंदर किस तरीके से हंगामा चल रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सवाल उस पर भी पूछेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना जरूरी है अलग अलग जगह की, कि आखिर सासाराम के अंदर कैसी तस्वीरें नजर आई हैं, नालंदा के अंदर कैसी तस्वीरें नजर आई हैं, बिहार शरीफ के अंदर कैसी तस्वीरें नजर आई हैं। और इस वक्त कहा जा रहा है कि लोगों की आंखों में आंसू हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे, उससे पहले बता देते हैं कि कहां कहां पर हिंसा हो रही है। नालंदा, भागलपुर, सासाराम, गया, बिहार शरीफ, यहां पर हिंसा हुई है, लोगों की आंखों में आंसू हैं और खबर यह भी मिल रही है कि यहां से लोग अब पलायन करने पर भी मजबूर हैं। लेकिन आखिर कौन उन्हें मजबूर कर रहा है, आज के सवाल में यही सवाल पूछेंगे कि किन की तरफ से मजबूर लोगों को किया गया है, क्योंकि ये जगह है जहां पर हिंसा हो रही है। लेकिन नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये 8 तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपको बता देते हैं कि सासाराम में किस तरीके से हिंसा हुई है, और ये तस्वीर आपको बताएगी, हम कहकर नहीं बताएंगे, इन तस्वीरों की जुबानी आप समझिएगा कि तस्वीरें आखिर क्या कुछ कहती हैं, किस तरीके से बम फेंके जाते हैं, किस तरीके से गोलियां चलाई जाती हैं। नालंदा में पत्थरबाजी की तस्वीरें नजर आती है, नीतीश सरकार में जमकर बवाल काटा जाता है, बिहार शरीफ में हंगामा किया जाता है, करोड़ों के सामान को लूट लिया जाता है। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, लोग पलायन करते हैं लेकिन सरकार खामोश है। कर्फ्यू अभी भी कई जिलों में लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है और पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यही था कि आप समझ जाएं कि आखिर बिहार किस तरीके से जल रहा है और सरकार पर किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए आज के सवाल में आज हम सवाल पूछेंगे। लेकिन आज बिहार विधानसभा के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ और सीधा सीधा आरोप लगाया गया सरकार की तरफ से कि ये सब आरएसएस की तरफ से करवाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से करवाया जा रहा है। सुनिएगा जरा। मैं घटनास्थल पर भी गया था और वहां महोदय दंगाई लोग प्रधानमंत्री का वो अपने टी शर्ट में फोटो छपा करके पूरे बिहार के मुसलमानों को लूटने का काम किया महोदय। और सुनियोजित ढंग से एक ने पूरे कम से कम 100 अल्पसंख्यक के दुकानों को सिर्फ लूटा गया है। हम सरकार से मांग करते हैं महोदय कि बिहार में मुश्किल से 1000 दंगाई है महोदय। सरकार उन 1000 दंगाइयों को गिरफ्तार करके तरीके से हो रहा है महोदय। और ये भारत चलाओ पार्टी ने पूरी साजिश करके पूरी योजना बना करके बिहार को असर, तो बिहार को जलाया जा रहा है, साजिश है, योजना है। लेकिन राजनीति की आग सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, दिल्ली तक आ पहुंची है, उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता क्या कुछ कर रहे हैं इस मसले को लेकर, वो भी आपको फटाफट से सुनवाते हैं, फिर सवाल लेंगे और उसके बाद राजनेताओं से सवाल पूछेंगे। इतनी व्यवस्था पुलिस की करनी चाहिए थी, कोई अराजकता तो सर ना उठाने पावे। लेकिन जब सरकारें ही तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। यूपी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। यूपी में भी होगा तो जो ऐसा करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन अगर बिहार में इस समय, बंगाल में अगर इस समय ऐसा होता है तो उनको पुरस्कृत किया जाता है, यही गलती है। इसके कारण से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। दंगों का दोषी जो सरकार है, लेकिन कई जगह डीजे की परमिशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसलिए आम लोगों
ये दरअसल विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की हो या फिर बिहार की। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और आज का सवाल लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। उन सवालों को आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं, फिर सवाल पूछेंगे। रामनवमी के मौके पर भीड़ क्यों आक्रामक हो गई, सवाल ये सबसे पहला पूछेंगे। सवाल ये भी कि कहां से हुई बिहार में हिंसा की शुरुआत और आखिर वो कौन लोग थे कि आखिर पुलिस उन्हें काबू में नहीं कर पाई। हिंसा पर क्यों नहीं किया गया कंट्रोल जब बिहार में इस वक्त महागठबंधन की सरकार है। सवाल यह भी कि बिहार में शांति स्थापित करने में आखिर सुशासन क्यों नाकाम रहा है, नीतीश बाबू क्यों नाकाम रहे हैं। आज सवाल यह भी पूछेंगे कि बीजेपी पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। ये सवाल आज के सवाल में हम उठा रहे हैं और इन सवालों की बौछार राजनेताओं से करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुलाकात आपकी करवाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रभांशु कुमार झा हैं, बीजेपी के नेता। प्रभांशु जी, आपका स्वागत कर रहा हूं इस वक्त चर्चा में। राजेश तिवारी जी हैं, नेता हैं जेडीयू के। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल कुमार गर्ग जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले प्रभांशु जी, आपके पास आ रहा हूं, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो। कहा जा रहा है कि पूरा प्रोपोगेंडा, पूरी तस्वीर जो बिहार के अंदर नजर आ रही है वो बीजेपी की तरफ से पेश की गई है। किया कराया बीजेपी का है। जहां आप कमजोर है दंगा कराइए और जीत हासिल करिए। ये सर आरोप है विपक्ष का, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रभांशु जी। जी बहुत बहुत नमस्कार आपको भी जी। और सबसे बड़ी बात है 1990 से ही 95 से ही देखिए, जब से लालू जी की सरकार पहले भी थी उस समय भी जंगल राज इसी तरह से होती थी। और आज भी जो स्थिति परिस्थिति बनी है, आप ही बताएं, क्या हम लोग को रामनवमी मनाना, क्या बिहार में रामनवमी मनाना क्या गलत है? किस परिस्थिति में, किस स्थिति में, जहां वहां से आपके न्यूज चैनल वाले भी दिखा रहे थे जी, जो मस्जिद और वहां पे जो चिड़ियारी का है या फिर कबूरगाह का है, वहां से पत्थरबाजी हुई। क्या बताइए, जो बिहार में या रामनवमी का जुलूस निकालना अपराध है? ठीक है, ये तो कहीं से संभव नहीं है। और जहां तक बात है, ये तो होना ही था। ये आरजेडी का जंगल राज 2 और 3 फिर से रिटर्न आ चुकी है, इसमें कहने की कोई बात है ही नहीं। सीधा सीधा कह दीजिए कि आप ही कहना चाह रहे हैं अगर बीजेपी की सरकार होती तो सब ठीक ठाक होता, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। सीधा सीधा कह दीजिए सर। मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं सबसे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। राजेश तिवारी जी, स्वागत के साथ सवाल ले रहा हूं। ठीक है प्रभांशु जी, आ रहा हूं आपके पास, ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं सर। सवाल ये है, अभी अभी बाइट सुनवा रहे थे हम विधानसभा के अंदर, आप ही के नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है बीजेपी, मुसलमान का नाम लिया गया है, और आपके नेता ये भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को मारना चाहती है बीजेपी। आखिर ये क्यों? वोटों के खातिर ये नाम लिया गया क्या? क्योंकि अगर हिंसा की मैं बात करूं तो उसमें सभी वर्ग के लोग हैं सर, जो पलायन कर रहे हैं, उनकी तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। सवाल का जवाब राजेश जी। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है और बिहार खासकर लोकतंत्र की जननी है। ये चाणक्य की धरती है और ये अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का कर्म भूमि है, महावीर का ये धरती है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि विगत 18 वर्षों में इस तरह का सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? ये पूरा सबको जब ये पता है कि इसके पीछे कौन है, वो कौन ऐसे ताकत है जो इस सांप्रदायिकता को और कीचड़ फैला करके कमल खिलाना चाहते हैं, ये सबको पता है। ये कहने की जरूरत पता नहीं है, पता लगाना आपका काम है ना, सरकार आपकी है। हाँ, पता लगाने का ये हर कोई जान रहा है कि आखिर में कमल कैसे खिलेगा, कीचड़ फैलाने से। और कीचड़ कौन फैलाता है? यही सांप्रदायिकता रूपी कीचड़ फैलाया जा रहा है। आज जिस तरह से सासाराम की घटना है या जिस तरह से आपका नालंदा की घटना, ठीक है, अगर कोई फैला भी रहा है, एक मिनट सुन लीजिए, इसके पीछे कौन? सुन लीजिए, अगर कोई कीचड़ फैला भी रहा है, ऐसी तस्वीर दिखा भी रहा है, तो सरकार आपकी है ना, कंट्रोल क्यों नहीं किया? रामनवमी से लेकर अब तक कितने दिन हो गए हैं, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? यही तो हम लोग कर रहे हैं। इनका ये तो व्यापक रूप से था, ये तो सिर्फ 2 जगह और जिस तरह से इन लोगों का रणनीति था, जिस तरह से क्या सहयोग बन रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। और आजादी का सबसे बड़ी बात है कि आजादी के बाद
पहला बार ऐसा हो रहा है कि पहले गृह मंत्री आते थे तो कहीं भी अगर आप सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, दंगा हो रहा है तो आकर के आग में पानी डालने का काम कर रहे हैं। ये पहला ऐसे गृह मंत्री हैं कि जहां अगर सांप्रदायिक हो रहा है, चलिए ठीक है, आप गृह मंत्री पर पहुंच गए। मेरे सवालों का जवाब देने में आप सामर्थ्य नहीं है सर। मैंने पूछा आपकी सरकारें क्या कर रही है। सरकार नीतीश बाबू एक तरफ बोलते हैं कि सब ठीक ठाक हो जाएगा, विधानसभा के अंदर आप कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरे हो भी रहा है तो सरकार आपकी है ना, संभालिए। किसने मना किया है? आ रहा हूं आपके पास। अनिल कुमार जी भी मेरे साथ हैं। ठीक है सर, रुक जाइए, ओपनिंग कमेंट ले रहा था। अनिल कुमार जी मेरे साथ हैं। अनिल जी स्वागत के साथ सवाल ले रहा हूं। बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर ये सब क्या हो रहा है? आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजनीति का हिस्सा इस तस्वीर को हम मान सकते हैं? देखिए, नहीं, राजनीति का हिस्सा तो बनाया जाता है, ये है नहीं। भारतीय लोकतंत्र में इसका कोई स्थान होना नहीं चाहिए, जैसे मेरे दोनों दोस्त कह रहे हैं, लेकिन है। आपको मैं एक तस्वीर बताना चाहता हूं। अब देखिए, रामनवमी का शोभा यात्रा होगी या और कोई शोभा यात्रा होगी, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है। ठीक है, वो कई मस्जिद के आगे जाएगी, वहाँ पत्थरबाजी होगी, जैसे अभी बताया गया किसी एक मुस्लिम मोहल्ले से गई, वहाँ पत्थरबाजी होगी। यानी प्रोटेक्शन की जरूरत रामनवमी में शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हैं उनको होती है। इसके विपरीत दूसरी परिस्थिति देख लीजिए, आप ताजिया जाइए, ताजिया में जो रहने वाले लोग, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, उनसे लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जो आसपास के जिस क्षेत्र में गुजरती है उन लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। एक मानसिकता की बात है। दूसरी बात है पॉलिटिकल अपीजमेंट की। अभी आपने भी बताया कि विधानसभा में खड़े होकर बोला गया मुसलमानों में असुरक्षा है। अभी लोग जो पलायन कर रहे हैं, आप उनको देखिए, जो लोग विक्टिम है वो कौन है उनको देखिए, उसी से पता लग जाता है असुरक्षा किसको है, जरूरत है सुरक्षा की, या किसको तकलीफ हुई है इन सारी चीज़ों से। उसमें कोई बड़ी है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो लोग विक्टिम हुए, उन्हीं से पता लग जा रहा है कि इस हिंसा में नुकसान किसका हुआ। अगर दुकान का बोर्ड देखकर लूटपाट होती है, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, तो सबको पता लग जाता है कि ये इसमें विक्टिम कौन है और आक्रामक कौन है। एक बात। दूसरी बात है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, अब देश की राजनीति बदल रही है। अब अगर अपीजमेंट की राजनीति कोई करता है तो उसको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और पड़ रहा है। अब अगर आप माइनॉरिटीज को अपीजमेंट करने जाते हैं तो मेजोरिटी को नाराज कर रहे हैं। इसको भी मेरा कहना है सभी दलों को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए आप अपीजमेंट की राजनीति को बंद हो जाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जेडीयू के नेता इस वक्त राजेश तिवारी जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल तो ये भी बनता है ना कि नीतीश कुमार ओबीसी की बात करते हैं, नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आपके नेता मुसलमानों की बात विधानसभा के अंदर करते हैं, लेकिन कभी भी सर्वधर्म की बात आप लोग नहीं करते। और कारण यही है कि बिहार तभी जलता है। इस सवाल का जवाब सर, जातिगत जनगणना की बात अभी की आपने? हर्ष जी, नीतीश कुमार एक ऐसे देश में नेता हैं कि न जात की बात करते हैं, न धर्म की बात करते हैं, वो विकास की राजनीति करते हैं और इसीलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है। अगर जातिगत जनगणना की बात किसने की? तो किसी का बात नहीं होता है। जातिगत जनगणना की बात किसने की? एक मिनट सर, सुन तो लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए ना। जातिगत जनगणना की बात नीतीश बाबू ने की या नहीं की बिहार के अंदर? जातीय जनगणना क्या सच्चाई नहीं है? जातीय जनगणना क्यों नहीं हो? और क्यों इसे आप समझ रहे हैं कि जातीय जनगणना किसी एक जात का फायदा होगा, अब क्यों याद आई? समाज का फायदा होगा। अरे सर, अब क्यों याद आई? सवाल ये है ना, 2025 नजदीक है तो अब क्यों याद आया? जब बीजेपी साथ में थी तभी याद नहीं आया? सर ऐसा है ना जी कि आप जाते हैं अगर कलेक्ट्रेट में तो आप किसी भी जाते का प्रमाण पत्र मिलता है कि नहीं मिलता? ये तो आपको संविधान। राजेश जी, एक बात बताइए, सच्चाई है जब आपके नेता विधानसभा में ये कहते हैं कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, तो जो जातिगत जनगणना जिसकी आप बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, तो वो लोग भी इनको सता रहे हैं क्या, या फिर हिंदुओं की कोई पर्टिकुलर जाति आपके हिसाब से सताती है उनको? जवाब दीजिए, फिर मैं बीजेपी के पास का मैं बात रखने आया हूँ। और जदयू का कोई भी नेता, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे हमारे मानिए कोई, अगर किसी का भी अगर जो बाइट आप दिखा दीजिएगा कि अगर नहीं, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ और किसी नेता की बात नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, जिस जाति की आप फेवर करने की बात करते हैं, क्या वो आक्रमक है क्या मुसलमानों पर? देख लीजिए कि सेंट्रल मिनिस्टर लोग क्या बोल रहा है, लोग आज ही जात पात का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए, बिहार में भी घूम के आए। एक मिनट सर, राजेश तिवारी जी सुन लीजिए, अभी जो आग लगी है वो मोची टोला में लगी है ना, बिहार के अंदर होते हैं ना मोची टोला, अलग अलग टोला बनाए जाते हैं ना, तो उसी का वोट तो आप हासिल करना चाहते हैं, तभी तो जाति की बात करते हैं आप।
बिहार के अंदर वो तो कभी खत्म नहीं हुआ। जी नहीं, नीतीश कुमार जी को सब समाज का वोट मिलता है, किसी एक जात और धर्म का वोट नहीं मिलता है। ये कोई और पार्टी ये होगा जो सिर्फ एक धर्म की ये बात करती लोग होगी। मुसलमान को डरा के मुसलमान को डराने का काम करते हैं, मुसलमान को डराने का काम करते हैं। यही इन लोग का एजेंडा है। मुसलमानों को डरा के मुसलमान वोट अर्जित करना जानते हैं, यही लोग चाहते हैं। जबकि आप कौन सा काम है माननीय प्रधानमंत्री जी सवाल आपसे ले रहा हूं, विश्वास लेकर चलते हैं। से कोई बात नहीं है। ये लोग मुसलमान को डराने का काम करते हैं, कभी नहीं। जो फल्ला मुसलमान को डराने का काम करते हैं। एक एक करते हैं, जबकि मुसलमान के बारे में आज तक ये लोग कुछ भी नहीं समझे। जबकि माननीय हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी आज गैस हो चाहे अनाज हो चाहे ठीक है प्रभांशु जी, लेकिन यही जेडीयू आपको पसंद थी ना। एक मिनट रुक जाइए प्रभांशु जी मेरा सवाल सुनिएगा। प्रभांशु जी मेरा सवाल सुनिएगा। राजेश तिवारी जी एक मिनट रुक जाइए। तिवारी जी रुक जाइए। वैसे बिहार के अंदर बहुत आग लगी हुई है, टीवी डिबेट में बैठकर मत लगाइए, रुक जाइए एक मिनट। प्रभांशु जी मेरा सवाल है ना, जेडीयू भी तो आपको पसंद थी ना सर, और जातीय जनगणना की जब बात आई थी तो समर्थन में भी तो थे आपने कब मना कर दिया था? दिल्ली के अंदर आप समर्थन में नहीं थे, बिहार के अंदर आप समर्थन में आ गए थे या नहीं थे? नहीं उस समय तिवारी जी आपसे सवाल नहीं है, नहीं थे। हमारे शीर्ष नेतृत्व कभी भी इसके पक्ष में था ही नहीं, जातीय जनगणना के पक्ष में। हम लोग जातीय जनगणना आपको याद है? मैं याद दिलाऊं, उस समय के वर्तमान मंत्री जनक राम जी गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने, पूछिए तो टीम नहीं गए थे, बाहर ही रह गए थे। जनगणना में जो प्रधानमंत्री से कमेटी मिलने गया था उसमें चलिए ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके बोलिए सर, जनता को समझाना है, अखाड़े का मैदान नहीं है ये। प्रभांशु जी रुक जाइए। अनिल जी, क्या वाकई ये इसी वजह से होता है क्योंकि बिहार के अंदर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अलग अलग टोले में आग लगी हुई है, ज्यादातर अल्पसंख्यकों के टोले हैं, और नीतीश बाबू ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अनिल जी सवाल तो ये भी है ना, जातीय जनगणना की जब मैं बात करता हूं तो वहीं से शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई थी, जिसके बाद एक आग लगती हुई बिहार के अंदर नजर आई। यही मैं अभी एक सवाल कर रहा था, जब कहा जाता है कि मुसलमानों को सताया जा रहा है तो ये क्या मान के चलता है कि ओबीसी के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, एससी के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे? आप सारे हिंदू कम्युनिटी पे आरोप लगा रहे हैं ना, फिर वो हिंदू कम्युनिटी आपके साथ कैसे रहेगी? आपको आज के सुबह का उदाहरण लीजिए, 4:52 पे किसी एक हिंदू के घर पे धमाका होता है। वो समय शहरी का था, वो समय नमाज पढ़ने का था और वो लोग वहाँ जा रहे थे। आप मुझे बताइए वो धमाका हुआ, उसके पीछे कौन हो सकता है? क्या आप कहना चाहते हैं कि हिंदुओं ने ही अपने घर में धमाका कर लिया? क्या कहना चाहते हैं? किसको डराना चाहिए की कोशिश थी बम बजाने की? तो मेरा ये कहना है ये ना बिल्कुल खुली किताब है, इसको कोई कितना भी घुमा ले घुमा नहीं सकता। अपीजमेंट की राजनीति हो रही है, चाहे वो बिहार हो चाहे बंगाल हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट शायद ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं समझ पा रही। अब इनके विपक्ष में जो बहुसंख्यक समाज है वो भी एकत्र हो रहा है और वो भी फिर समझ रहा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश होती है अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए तो हम लोग भी इकट्ठा होकर उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर इनको बाद में समझ में आता कि यहाँ कहाँ गलती हुई। राजेश तिवारी जी जवाब दीजिए, फिर मैं भी एक सवाल लूं आपसे। देखिए सर, ये जो कहा जा रहा है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, ऐसा बिहार आप जातिगत में क्यों बांट रहे हो? जब मुसलमानों पे कोई हमले की बात कर रहे हो तो हिंदुओं की बात कर रहे हो ना आप, तो हिंदुओं को जाति में बांट कर अलग कैसे कर रहे हैं आप? ये देखिए, किसको? हिंदुओं को जब मुसलमानों को सताया जा रहा है तो हिंदू सता रहे हैं ना आपके हिसाब से, तो हिंदू को अलग जातिगत सिस्टम में क्यों बांट रहे हैं आप? जो घटना घटा हुआ है उसका हम लोग तीव्र निंदा करते हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई सिर्फ निंदा नहीं करना सर, आप सरकार में है उसका निराकरण करना है। जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं उनको रोकना है। पलायन करने वाले से समझ में आता है कि विक्टिम कौन है। बिहार में घटा है, ये बिहार की धरती के लिए अपमान की बात है। हाँ तो उसको क्यों ठीक करेगा? भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं ये तो बिहारियों को मारने पीटने वाले, जिस तरह से आपका तमिलनाडु का जो इशू है बिहार में सरकार में आप हैं। राजेश तिवारी जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक मिनट प्रभांशु जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा है। तिवारी जी एक सवाल का जवाब दीजिए ना। तिवारी जी एक सवाल का जवाब दीजिए ना। इतने दिन हो गए हैं रामनवमी के बाद जहां पर ये घटना घटी है, कहीं आम लोगों से मुलाकात करने नीतीश कुमार पहुंचे हैं क्या? किसी भी एरिया का नाम ले दीजिए, कहीं पर भी कोई भी नेता।
ऐसा है कि अभी घटना उस पर कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ तो नीतीश कुमार जी इस समय कंट्रोल एसी के कमरे में बैठकर बयान देना आसान है सर। मुसलमान हिंदू करना विधानसभा के अंदर आसान है, लेकिन उन लोगों की भावनाओं को समझिए जो इस वक्त बिहार से पलायन कर रहे हैं। विडंबना है देश की सर। पलायन नहीं कर रहा सर। मैं एक बड़ी खबर लूंगा, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए तिवारी जी, तिवारी जी सरकार आपकी है, तिवारी जी सरकार आपकी है। 4 से 5 दिन हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता है सर। ये सुनिए सर, ऐसा है ना कि अमित शाह जी आए थे, राज्यपाल तो अमित शाह के बयान के बाद ये दंगा भड़का क्या? रक्षा मंत्री अमित शाह के बयान के बाद ये दंगा भड़का है क्या? अमित शाह का दौरा कल था तिवारी जी, अमित शाह का दौरा कल था। आपको याद दिला दूं, आपकी याददाश्त ताजा हो जाए। दंगा उससे पहले हुआ, बिहार उससे पहले जला। अमित शाह का बयान कल आया है सर। अब जवाब दीजिए। उसके बाद हर्ष जी, उसके बाद आज घटना नहीं होगा, उसके पहले ही घटना होगा कि पहले कीचड़ ये लोग फैलाएगा तब नहीं बोलेंगे। कल नवादा के रैली में सिर्फ जितने भी बीजेपी के नेता थे, ये भाजपा के नेता आए हुए थे, देश के गृह मंत्री नहीं आए हुए थे। वो भाजपा के नेता के रूप में आकर के नवादा में भाषण दिए हैं, बिहार में भाषण दिए हैं। देश के गृह मंत्री अपना पल्ला झाड़ लीजिए, अपना पल्ला झाड़ लीजिए, पल्ला झाड़ लीजिए कि हमारी सरकार देख रही है, जांच कमेटी गठित कर दीजिए, पल्ला झाड़ लीजिए। हर्ष जी, इनको लगता है कि उनको भी आके यही कहना चाहिए था कि हाँ भाई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अगर इनकी बात से डिफर है तो इनको लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। अरे भाई, कोई तो विक्टिम के पक्ष में खड़ा होगा कि नहीं होगा? कोई लोग जिनको मारा जा रहा है उनके साथ सहानुभूति दिखाएगा नहीं दिखाएगा? आप कहिए ना कि हम खड़े हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है खड़े होने की। आप ही देखिए, किसी आज ही बम फटा है, आज ही सुबह 4:52 में बम फटा है सासाराम में एक हिंदू के घर पर। आप मुझे बताइए ना, वो बम मारने वाला कौन हो सकता है और जिम्मेदारी किसकी है उसको रोकने की? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप पर हमको कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं आपको कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्थिति पे कमेंट कर रहा हूँ, मैं स्थिति पे कमेंट कर रहा हूँ सर। सिर्फ आप हिंदू राजेश जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दंगा हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ। ये दंगा करने वाले कौन थे? जिस तक आप चिन्हित नहीं करेंगे तब तक आप इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। राजेश तिवारी जी समझिए, मर्ज नहीं पता लगेगा, राजनीतिक मरीज को पता लगेगा, आप मर्ज और मरीज को तो पहचानिए पहले। आप मर्ज भी गलत पहचानेंगे, मरीज भी गलत पहचानेंगे तो इलाज अच्छा कैसे करेंगे? चलिए, इलाज अच्छा नहीं होगा। प्रभांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ठीक है तिवारी जी, ठीक है तिवारी जी, आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। आप एक बार भी कह दीजिए कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। एक लाइन नहीं बोली है आपने पूरी डिबेट में कि हम जिम्मेदारी लेते हैं बिहार की, बिहार की सत्ता में हम हैं। जिम्मेदारी लेकर के हम वही तो हम काम कर रहे हैं। और हमारा बोलने की क्या चीज है? ये हमारा जिम्मेदारी है कि जो लोग आकर के बाहर से बिहार के अंदर सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोला है। प्रभांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बंगाल से लेकर, एक मिनट सर सुन लीजिए, अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए तिवारी जी, सुन लीजिए। सवाल बीजेपी से भी ले रहा हूं सर, केंद्र में उनकी सरकार है। प्रभांशु जी, बंगाल से लेकर बिहार तक आप पे आरोप लग रहे हैं, आप पर ये कहा जा रहा है। प्रभांशु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रभांशु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद प्रभांशु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, शायद संपर्क कट गया। हम कोशिश करते हैं दोबारा से उनको फोन मिलाने की। लेकिन अनिल जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि सर पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में बड़ा फर्क आ गया है। बंगाल को भी मैं इस वक्त लाना चाहूंगा क्योंकि बंगाल के अंदर भी हमने देखा कि बंगाल के अंदर भी ये कहा गया कि किस तरीके से मस्जिद के बाहर आगजनी हुई, मंदिर के बाहर आगजनी हुई। लेकिन क्या एक फॉर्मेट बन गया है क्या ये राजनीति का कि कहीं पर भी दंगा हो तो अपना श्रेय लेने का एक तरीका हो गया है राजनीति? आपने को इसका हर चीज थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ। एक देश हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन हुआ। एक देश जो मुसलमानों को मिला वो मुसलमानों को हुआ। जो देश हमारा बचा वो न सिर्फ हिंदुओं का हुआ बल्कि सारे लोगों का माना गया। पहली गलती वहीं से शुरू होती है जब आपने धर्म के नाम पे विभाजन किया था और दो वर्ग बैठे थे, एक हिंदुओं का पक्ष बैठा था, एक मुसलमानों का पक्ष बैठा था। तो आपने मुसलमानों को जब उसका पक्ष का देश दिया तो इसको हिंदुओं को देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया मुझे नहीं मालूम। ये एक जांच का विषय भी है और बात करने का विषय भी है। एक बात। दूसरी बात, उसके तुरंत बाद
उसके तुरंत बाद 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जो लोग वहां से विस्थापित को लोग आए वो उनसे कांग्रेस के खिलाफ उनको बहुत गुस्सा था। उस गुस्से को दबाने के लिए कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए वहीं से अपीजमेंट की राजनीति शुरू हुई। आप देखिए, हिंदू कोड बिल होगा या दूसरे जितने भी बिल होंगे वो हिंदुओं के धर्म से कनेक्टेड सारे बिल आए, लेकिन एक बिल आप मुझे बता दीजिए मुसलमानों को रेगुलेट करने के लिए आया हो। आज भी वो शरीयत को मानते हैं, आज भी वो सिविल कोड को मानने को तैयार नहीं है। एक बिल आया तो मुझे बता दीजिए। ये अपीजमेंट की राजनीति की पराकाष्ठा। यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष धर्म की बात नहीं करता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वो असली अगर मरीज का मर्ज ही नहीं देखेंगे, बीमारी तिवारी जी इस बात का जवाब दीजिए। प्रभांशु जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रहा हूं मैं आपके पास। तिवारी जी इस बात जी जी मिल रही है, आ रही है। ठीक है तिवारी जी, आपने सवाल सुना अनिल जी का? देखिए, अनिल जी जो बोल रहे हैं 47 से इशू उठा रहे हैं, 47 से सर, मैं बीमारी को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। मुस्लिम के नाम पर बटा मुस्लिम का क्या स्थिति हुआ या आज पाकिस्तान का क्या स्थिति है? हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है जिस देश में हम रहते हैं उसमें हम लोगों की क्या स्थिति है। बात कर रहे हैं, भारत वो राष्ट्र है कि जहाँ पर अगर जो सर मुझे एक बात बताइए, जब कभी बंटवारा होता है कभी ऐसा होता है कि मेरा हिस्सा नहीं सर, मेरी बात वो देश है जो जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता है तभी वो जाते हैं जिनेवा। भारत वो देश है जहाँ पहले सर मैं जो कह रहा हूँ धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तो कभी ऐसा मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट। 1947 में किस आधार पर बंटवारा हुआ? 1947 में किस आधार पर बंटवारा हुआ? ठीक है, वर्तमान पर रहते हैं, वर्तमान पर रहते हैं। तिवारी जी एक मिनट, प्रभांशु जी रुक जाइए। तिवारी जी, आप देश की बात करें तो देश के अंदर सर जातीय जनगणना की भी बात करते हैं, जाति पर वोट भी मांगे जाते हैं, जो हमारे देश की हकीकत है, उसे नकारिए मत। अगर आप किसी टोले में जा रहे हैं बिहार के अंदर तो उस टोले से वोट भी बटोर रहे हैं सर। और कौन कौन सा टोला बिहार के अंदर कौन कौन से जिले में है, आप जिसका नाम लेंगे मैं बता सकता हूं सर। आप ये मत समझिए कि जानकारी नहीं है हर एक जिले की, लेकिन उसे बदलने की कोशिश बिहार के अंदर आपको करनी होगी कि बिहार के अंदर जाति के नाम पर क्या होता है। सर मुझसे छुपा नहीं है तिवारी जी, ठीक है, जवाब बीजेपी से भी लेने दीजिए। ठीक है प्रभांशु जी, मेरा सवाल था, आपका शायद फोन कट गया था, कि बंगाल से लेकर बिहार तक आप पे यही आरोप लग रहा है कि आप बंगाल में भी कमजोर है, बिहार में भी कमजोर हो गए हैं और हिंसा करवा रहे हैं। और जब भी जाति की बात आती है, ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की बात आती है, तो बीजेपी उसमें सबसे ऊपर रहती है, ये कह रहा है विपक्ष। प्रभांशु जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक ही सबके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके चले हैं। आज अगर कोरोना काल में अगर जनधन खाते में अगर पैसा गया हो तो जाति देख के नहीं भेजे हैं। चाहे 80 करोड़ जनता की अनाज जा रही है मुफ्त में, ये जातीय देख के नहीं की गई है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जातीय देख के नहीं की गई है। चाहे क्या क्या वो कह रहे हैं 15 लाख भी खाते में आया है, जनधन खाते में निश्चित रूप से खाते में आए हैं। 5 लाख का आयुष्मान योजना, आप गरीबों से जाके पूछिए तिवारी जी कि उनका क्या हाल है। गरीबों का खेत बेचना पड़ता था, आज आयुष्मान योजना से करोड़ों लोग लाभुक हुए हैं। तिवारी जी हंसने से नहीं चलेगा, हंसने से नहीं होगा, हंसने से हास्य से नहीं होगा। आपकी कानून व्यवस्था इस तरह से लचर गई है, इसके लिए आप उस कहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो आपसे चलने वाली सरकार में नहीं है। जाके माननीय नीतीश जी वानप्रस्थ चले जाए। चले ठीक है, मैं हकीकत बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आप दोनों की सच्चाई बताऊंगा। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए प्रभांशु जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भी, तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं, अनिल जी आपके पास भी आऊंगा। बिहार की हकीकत क्या है ना, हम आपको ब्रेक के बाद बता रहे हैं कि आखिर बिहार जल क्यों रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फन लौट रहे हैं, खास मेहमान